हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे सिलेबस में इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उन सारे टॉपिक्स में से 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स हमने पता लगाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द करंट ईयर सैंपल पेपर्स। उन 34 टॉपिक्स की लिस्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं और आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी फाइनल रिवीजन के लिए आप इन 34 टॉपिक्स में से एक भी टॉपिक मिस नहीं करें। उन 34 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स चैप्टर 1 से रिलेटेड है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो 4 टॉपिक्स क्या हैं? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो इन चारों टॉपिक्स को आज हम बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं फॉर ensuring our best performance in the business studies exam. So let's start the revision day 1 chapter 1. आपको एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल देके, और जिस पर एक क्वेश्चन भी आ चुका है 2019 में, केस स्टडी आ चुकी है 3 नंबर की। और अफसोस की बात यह है कि वो इतनी सिंपल केस स्टडी थी बट बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर गलत लिखा था। तो कौन से कीवर्ड्स वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, क्या रीजन रहा कि बच्चे उसका आंसर ठीक से नहीं लिख पाए, ये सब कुछ उस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताऊंगी कि आपको इतने छोटे से टाइम में, लिमिटेड टाइम में, वो कॉन्सेप्ट सारे कीवर्ड्स के साथ इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कभी भी उसमें गलती नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी कीवर्ड और की पॉइंट मिस ना करें। कॉन्सेप्ट की बच्चों में बात कर रही थी अभी आपसे, वो कॉन्सेप्ट है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हमारी मैनेजमेंट की जो फर्स्ट डेफिनेशन हम शुरू में ही पढ़ते हैं, वो डेफिनेशन क्या है बच्चों? Management is the process of getting the work done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently. तो ये जो 2 वर्ड्स हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये बिल्कुल पहले ही लेक्चर में हमने सुने थे जब हमने मैनेजमेंट को डिफाइन करा है। तो इन दोनों वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान मूवी डंकी। ये मूवी 100 करोड़ से ऊपर के बजट में बनकर तैयार हुई है और इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन टाइम था और रिलीज होनी थी 21 दिसंबर को। तो अब इस मूवी की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वो अपने एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन टाइम में बनकर तैयार हो गई और सही टाइम पर रिलीज हो गई, तो वो हो गई इफेक्टिवनेस। और अगर वो 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस कर लेती है तो वो हो जाएगी उसकी एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस जो है वो टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और एफिशिएंसी जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। आपको मैं अपने लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं और कुछ कीवर्ड्स मैंने यहां पर दोबारा आपके लिए लिखे हैं। देखिए वो क्या कीवर्ड्स हैं। दैट इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द राइट वर्क, सही काम करने को कहते हैं इफेक्टिवनेस। डूइंग द वर्क इन द राइट मैनर, सही ढंग से काम करने को हम कहते हैं एफिशिएंसी। उसके बाद कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, तो जहां पर टाइम की बात आती है वो इफेक्टिवनेस को हाईलाइट करता है। एंड कंप्लीटिंग द वर्क विद द मिनिमम कॉस्ट, तो कॉस्ट की जब बात आती है तो उससे एफिशिएंसी पता लगती है। सो इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम and efficiency is determined on the basis of cost benefit analysis। यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है आपके लिए कि अगर एक स्टैंडर्ड आउटपुट 100 यूनिट तय हुआ है कि एक दिन में एक एम्प्लॉय को 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं और उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट है कि वो 200 रुपए पर यूनिट पर बनकर तैयार होना चाहिए। अब देखिए डिफरेंट एम्प्लॉयज के बारे में एग्जांपल लेते हैं कि एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए और 200 रुपए की ही लागत में वो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंसी भी है, क्योंकि सही टाइम पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो रिक्वायर्ड थे वो प्रोड्यूस हो गए और सही कॉस्ट पे भी प्रोड्यूस हो गए। एक एम्प्लॉय मिस्टर बी हैं जिन्होंने सिर्फ 90 यूनिट्स ही बनाए और कॉस्ट उन्होंने 200 रुपए की लागत पे ही बनाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 यूनिट की डेफिशिएंसी रह गई,
तो इसका मतलब सही टाइम पे काम पूरा नहीं हुआ, 100 यूनिट के बजाय 90 ही यूनिट प्रोड्यूस हुए और कॉस्ट सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर इनइफेक्टिवनेस है लेकिन एफिशिएंसी है, क्योंकि कॉस्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मिस्टर सी ने 100 यूनिट्स बना लिए लेकिन उसमें खर्चा कर दिया 250 रुपए पर यूनिट। तो मिस्टर सी जो है वो इफेक्टिव तो है कि उन्होंने काम को पूरा कर लिया, सही टाइम पे सही यूनिट्स बना लिए, लेकिन इनएफिशिएंसी है क्योंकि कॉस्ट बढ़ा दी। लास्ट देखिए मिस्टर डी, जिन्होंने 90 यूनिट से प्रोड्यूस किए, 10 यूनिट कम प्रोड्यूस किए और 250 का खर्चा भी कर दिया। तो अब जो मिस्टर डी है वो नीदर इफेक्टिव है नॉर एफिशिएंट है। तो बच्चों इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आप इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आए उसको भी आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो मैंने आपको कीवर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि सही काम करना इफेक्टिवनेस, सही ढंग से करना एफिशिएंसी, काम को टाइम पे पूरा करना इफेक्टिवनेस, काम को कम कॉस्ट लगाकर पूरा करना एफिशिएंसी। तो द टाइम टेल्स अबाउट इफेक्टिवनेस एंड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टेल्स अबाउट एफिशिएंसी। एक और एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि आपका बिजनेस स्टडीज का 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपको 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और वो पेपर होता है 80 नंबर का। तो उसमें आपने सोच रखा है कि आप 70 नंबर से ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। तो अगर आप 3 घंटे में पूरे 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, आप उसमें से सिर्फ 30 या 32 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो आप इनइफेक्टिव हो गए। और अगर आप पूरे 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दें लेकिन फिर भी आप 70 नंबर से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते, तो आप इनएफिशिएंट हो गए। और अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, 3 घंटे में पेपर पूरा कर लिया और आपके 70 नंबर से ज्यादा भी आ गए, तो आप इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी हुए। बच्चों हमेशा लाइफ में कोशिश करना कि आप जो भी काम करें उसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों देखने को मिले। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे बच्चों कि व्हाट आर द लेवल्स, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ पीपल एट एवरी लेवल, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल। तो ये है आप बिफोर द लेक्चर, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, और ये है आप आफ्टर द लेक्चर, और जहाँ पे आपके दिमाग में आई एम क्लियर अबाउट एवरीथिंग। तो अब मैं आपको जब इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आपकी शक्ल ऐसे से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले हम एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, कि हमने एक डेफिनेशन करी थी कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गेट द वर्क डन। तो हमेशा ये बात तो आपको क्लियर है ही है कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो काम करता नहीं है लेकिन जो काम करवाता है। अब उस ग्रुप में जो लोग होते हैं, क्या वो सब एक ही पोजीशन पे होते हैं? इसको इमेजिन करिए, नो दे आर नॉट एट द सेम पोजीशन। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। से फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल है, इस स्कूल में एक चेयरमैन होते हैं कोई भी, या डायरेक्टर होते हैं, उनके अंडर कोई स्कूल का हेड ऑफ द स्कूल होता है, या प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्राइमरी डिपार्टमेंट, सीनियर सेकेंडरी, मिडिल डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और फिर उन डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारी टीचर्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स से और जो सारा दूसरा स्टाफ होता है उनके साथ डील करती हैं। तो अब आप ये सोचिए कि एक पर्टिकुलर जो टीचर है या एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड है, और कोई दूसरा पर्सन जो कि डायरेक्टर लेवल पे है, तो उन दोनों की पोजीशन सेम थोड़ी हैं, पोजीशंस अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो जो पोजीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, एंड दे वर्क एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना बेटा, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स का होता है। और उन सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप को हम कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है और जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है वो उस ग्रुप के लोगों के बीच में है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है कि उसी चेन को जो कि सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स की है, दैट हायरार्की ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स होते हैं तो उनके बीच में जो पूरी चेन होती है दैट इज कॉल्ड द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि लेवल्स क्रिएट कैसे होते हैं। वर्कलोड की वजह से क्रिएट होते हैं। वर्कलोड और
कैपेसिटी के बीच में जो इम्बैलेंस होता है, हमें ये बात तो पता ही है अच्छी तरह से कि किसी का भी जो वर्कलोड है वो हमेशा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डायरेक्टर ऑफ अ स्कूल, पूरे स्कूल के, सो डायरेक्टर कैन नॉट डू द एंटायर वर्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो उनको वो काम किसी को सौंपना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे ही उनकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी तो वो उसको क्या करेंगे, वर्कलोड को ट्रांसफ़र करेंगे, और जैसे ही वो वर्कलोड ट्रांसफ़र होगा वैसे ही लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इसी तरह से सिंपल, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि हाउ आर द लेवल्स क्रिएटेड। तो ये हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक छोटा सा टॉपिक हमने पूरा कर लिया कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अनदर सब टॉपिक ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लेवल्स। ठीक है, अब बच्चों कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका छोटा सा बिजनेस है, तो उसमें जो मैनेजर है वो डायरेक्ट ही जो है वो अपने सबॉर्डिनेट से डील कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक लेवल की ज़रूरत पड़ सकती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको सिर्फ एक लेवल बीच में चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, बहुत सारी उसकी डिविजन्स हैं, तो उसको कोई ना कोई एक डायरेक्ट लेवल, वो डायरेक्ट वर्कर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो उसमें दो लेवल आ जाएंगे, उसमें एक मिडिल लेवल भी आ जाएगा और वो फिर वर्कर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कोई बहुत ही वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें दो से ज़्यादा लेवल आ जाएंगे। तो 1 लेवल 2 लेवल ये कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इट डिपेंड्स अपॉन कि ये जो लेवल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेंगे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन क्योंकि जनरली जो एक्सप्लेनेशन होती है कि जनरली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम उन नॉर्मली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जनरली जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है ये 3 लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम ऑपरेटिव लेवल भी कहते हैं। तो ये जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमेशा ऐसे ट्राइंगुलर जो डायग्राम है उससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि टॉप लेवल का जो ग्रुप होता है ना उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। मिडिल लेवल में उससे ज़्यादा लोग होते हैं, मोर लोग होते हैं, और जो लोअर लेवल होता है उसमें मैक्सिमम लोग होते हैं। तो इसीलिए इसको हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और डायग्राम मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसमें मैं आपको और भी क्लियर करूँगी कि जैसे टॉप लेवल जो है ना वो उसका ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे 2 तरह के फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होता है ना, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो टॉप लेवल का मतलब 80 to 90% काम जो है वो प्लानिंग का है, और थोड़ा सा उनको डूइंग वर्क भी देखना पड़ता है 10% के आसपास। ठीक है, जो मिडिल लेवल होता है उसको बराबर का काम करना पड़ता है, 50-50%, 60-40% बराबर का ही ऑलमोस्ट काम करना पड़ता है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का। और लोअर लेवल में सोचने का काम तो बहुत कम हो जाता है, 10% के आसपास रह जाता है, जो एग्जीक्यूशन का काम है वो उनका 90% रहता है। ठीक है, तो ये जो 2 डायग्राम्स हैं ये आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और उन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस या वो किस तरह का काम करती हैं वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि व्हाट आर द डेजिग्नेशंस ऑफ पीपल एट एवरी लेवल। ठीक है, डेजिग्नेशंस का मतलब किन किन नाम से उन्हें पुकारा जाता है, उन डेजिग्नेशंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो टॉप लेवल की जो डेजिग्नेशंस होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि कोई सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, कोई चेयरमैन हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, CEO हो गया, कोई जनरल मैनेजर उसे कहता है, कोई जो है उसको जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहता है कि फाइनेंस से रिलेटेड सारे फंक्शन जो है वो टॉप मैनेजमेंट देख रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट कोई मतलब प्रेसिडेंट भी कह सकता है उसे, कोई वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकता है। तो ये सारी की सारी जो है मैं आपको डेजिग्नेशंस बता रही हूँ
कि इस तरह के नामों से जो है उनको पुकारा जाता है। तो आपको 2-4 अगर आप याद कर लें, क्योंकि इस तरह के भी हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे कि टॉप लेवल के जो है वो डेजिग्नेशंस क्या होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, या डेजिग्नेशंस देकर आपको लेवल पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस किस तरह के वर्ड्स जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मिडिल लेवल पे। अब मिडिल लेवल जो है वो टॉप और लोअर लेवल के बीच का क्योंकि कनेक्टिंग लिंक होता है, तो इनमें जो है ज़्यादातर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। तो जो मिडिल लेवल की जो डेजिग्नेशंस होती हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड से रिलेटेड होती हैं। तो कोई भी डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, या फिर कोई फंक्शनल हेड्स होंगे, या फिर कोई जोनल हेड्स होंगे। तो ये सारे जो हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं। तो मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनकी डेजिग्नेशन होंगी डिपार्टमेंट 1 हेड, डिपार्टमेंट 2 हेड, डिपार्टमेंट 3 हेड, डिपार्टमेंट 4 हेड। या 4 प्रोडक्ट्स हैं तो हेड ऑफ प्रोडक्ट 1, हेड ऑफ प्रोडक्ट 2, हेड ऑफ प्रोडक्ट 3, हेड ऑफ प्रोडक्ट 4। या कोई फंक्शंस होंगे जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, तो उनकी डेजिग्नेशन हो जाएंगी प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर। ठीक है, और कोई जोन्स होंगी, मान लीजिए नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, वेस्ट जोन है, तो फिर क्या हो जाएंगी वो जोनल हेड्स हो जाएंगे, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, जोन 1, जोन 2, इस तरह से। तो जो मिडिल लेवल की जो डेजिग्नेशंस हैं वो इस तरह की होती हैं। ठीक है, अब लास्ट में जो ऑपरेटिव लेवल की डेजिग्नेशंस हैं, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है, क्योंकि उसके बाद कोई लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं बचता, उसके बाद तो वर्कर्स आ जाते हैं और जो मैनेजरियल लेवल में नहीं आते। तो अब लोअर लेवल की जो डेजिग्नेशंस होंगी वो क्या होंगी, जो डायरेक्टली वर्कर्स से डील करते हैं। सबसे जो कॉमन वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है वो सुपरवाइजर्स यूज़ किया जाता है, जो एक ग्रुप से डील करता है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स से। सुपरवाइजर्स, या फिर उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सुपरिटेंडेंट्स, या फिर हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फोरमैन, क्योंकि वो जो है वर्कर्स को डायरेक्टली डील करते हैं। या फिर हम उनके लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं ऑपरेटिव मैनेजर्स। तो ये सारी डेजिग्नेशंस जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए यूज़ की जाती हैं, या ग्रुप लीडर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनके लिए हम क्या क्या पोजीशंस, अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। डेजिग्नेशंस क्लियर हो गई। अब लास्ट पार्ट जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जो लास्ट टॉपिक है फंक्शंस रिलेटेड है, कि व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड एट दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि जो फंक्शंस परफॉर्म्ड होते हैं ना वो हम पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बेसिकली तो यही 5 फंक्शंस होते हैं जो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होल ईयर परफॉर्म किए जाते हैं। तो चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो ऑपरेटिव लेवल हो, फंक्शंस जो हैं वो यही रहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि प्लानिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन वो टॉप लेवल का फंक्शन है, प्लानिंग फॉर द डिपार्टमेंट मिडिल लेवल का फंक्शन है, प्लानिंग फॉर द ग्रुप जो है वो लोअर लेवल का फंक्शन है। तो ये जो फंक्शंस हैं उनका नेम ऑफ द फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन उनका जो स्कोप ऑफ फंक्शन है ना वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे टॉप लेवल जो है वो टीम ऑफ ओनर्स और पॉलिसी मेकर्स होती है। तो जो टॉप लेवल जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेती है या पॉलिसीज़ बनाती है। मिडिल लेवल कौन सा लेवल होता है? एक ऐसी टीम जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो वहाँ पे स्कोप जो है वो मिडिल लेवल का कम हो गया, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट के लिए या किसी एक जोन के लिए या किसी एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड काम करती है मिडिल लेवल। तो उनका जो फंक्शन होगा वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया या जोन या डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह से जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट होती है, जो लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स से डील करती है। उनका ग्रुप और छोटा हो जाता है, तो उनकी जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ ग्रुप से रिलेटेड हो जाएंगे। तो अगर हम लॉजिकली देखें
तो हमें बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको पता है कि अगर हम ये वर्ड यूज़ कर लें, प्लानिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल का फंक्शन हो गया, प्लानिंग फॉर द डिपार्टमेंट मिडिल लेवल का हो गया, प्लानिंग फॉर द वर्कर्स या ग्रुप लोअर लेवल का हो गया। इसी तरह से जैसे रिसोर्सेज की बात आए जैसे ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजिंग assembling resources for the whole organization is the function of the top management, and resources for the department middle level, resources for the group lower level। इसी तरह से controlling the activities of the entire department top level का हो गया, controlling the activities for the particular area or zone मिडिल लेवल का हो गया, और कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप वो हो गया लोअर लेवल का। लेकिन ये इस तरह से हम एग्जाम्स में लिखेंगे नहीं, आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम उनके स्पेसिफिक एरियाज़ या फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो होल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या इनके जो फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिटर्मिनेटिव फंक्शंस होते हैं। तो अब वो क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करेंगे कि क्या क्या सर्वाइवल और वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, टॉप लेवल का ये फंक्शन होगा कि इसे डिटरमाइन करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ओवरऑल गोल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डिटरमाइन करना, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन इतने हिस्सों में बढ़ जाती है, लेकिन वो तो सिर्फ उसकी मैनेजमेंट के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। ग्रुप में बांटने के बाद ये भी देखना पड़ता है कि सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स, ये काम किसका होता है देखना, टॉप लेवल का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो वो उनका होता है कि वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में, आउटसाइड सोसाइटी के बीच में। तो जो टॉप लेवल है वो आउटर ग्रुप से डील करती है रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्पेसिफिक फंक्शंस अगर हमें लिखने के लिए आएंगे तो हमें ये फंक्शंस याद करने पड़ेंगे। अब इन्हीं फंक्शंस को हम देख लेते हैं मिडिल लेवल के हिसाब से। तो अगर टॉप लेवल जो है वो सर्वाइवल और वेलफेयर की फिक्र कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो मिडिल लेवल को क्या चिंता होनी चाहिए, उसका क्या फंक्शन होना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज हैं, एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन देयर डिपार्टमेंट। तो अगर उनका जो भी डिपार्टमेंट है, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उनके डिपार्टमेंट में सारे रिसोर्सेज इतने अवेलेबल होने चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल और वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सके। फिर उसके बाद जो भी उनके डिपार्टमेंट में लोग हैं उनके ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो फिक्स करते हैं कि क्या क्या लोग क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टॉप लेवल है वो ओवरऑल गोल्स और स्ट्रेटजीज बनाती है, मिडिल लेवल क्या करती है कि उनको इंटरप्रेट करती है उन गोल्स और पॉलिसीज को, ताकि वो उसको इंटरप्रेट करने के बाद क्या करवाते हैं, वो उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाते हैं फ्रॉम देयर लोअर लेवल। फिर यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ करा था कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम इनका नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके उन्हें चलना होता है। टॉप लेवल तो उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है, लेकिन मिडिल लेवल जो है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके चलना, कोऑपरेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स, दैट वी कैन राइट इन द फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल। और यहाँ पे हमने देखा था कि टॉप लेवल कनेक्टिंग लिंक होता है ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड सोसाइटी या वर्ल्ड का, तो मिडिल लेवल का फंक्शन होता है कि वो कनेक्टिंग लिंक का काम करती है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। यहाँ पे वो कनेक्टिंग लिंक का काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड वर्ल्ड का। मिडिल लेवल का फंक्शन है कि वो कनेक्टिंग लिंक है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, ठीक है। अब जो लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जो कि डील करता है ग्रुप ऑफ वर्कर्स से, तो उनका जो एरिया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो ऑपरेटिव लेवल के जो फंक्शंस होंगे ना वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वर्कर्स होंगे, क्योंकि दिस इज द मैनेजमेंट दैट इज डीलिंग विद द वर्कर्स। तो यहाँ पे जो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं कि लेवल ऑफ आउटपुट को चेक करना,
कोई भी मशीन्स और मटेरियल्स जो हैं उसमें कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, तो नो वेस्ट उनको इंश्योर करना होता है। वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो उनके अंडर आती हैं कि जो भी सारे वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सेफ़ हों। उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वर्कर्स की परफॉर्मेंस के, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और वो उन रिकॉर्ड्स को पास ऑन करते हैं टू द मिडिल लेवल। तो यहाँ पे जो लोअर लेवल है उसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है कि वो भी एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मिडिल लेवल एंड द वर्कर्स। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं लोअर लेवल में फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, लेकिन वही फंक्शंस जो हैं वो टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करती है, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट के लिए परफॉर्म करती है और लोअर लेवल अपने ग्रुप के लिए परफॉर्म करता है। और उनके स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उसकी हमें लिस्ट बना लेनी है और उन फंक्शंस को हमें अच्छे से याद कर लेना है। तो आई होप कि अब बच्चों आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड हर बात क्लियर हो गई होगी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते कैसे हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो उसमें जो लोग काम करते हैं अलग अलग लेवल्स पे उनकी क्या डेजिग्नेशंस होती है और क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट है तो ये एक ही टॉपिक, लेकिन इसमें हम 3 टाइप्स के नेचर देखेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगेन अगर आपको याद हो कि जब हमने डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट करी थी तो उसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट्स करे थे कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी भी है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है और मैनेजमेंट एक ग्रुप भी है। तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप को तो हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। अब मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी एक्टिविटी है, इट्स नॉट एन एक्टिविटी ऑफ डूइंग द थिंग, इट्स एन एक्टिविटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन। तो जब ये भी मैंने आपको बताया था कि गेटिंग वर्क डन इज़ एन आर्ट, तो डेफिनेटली उसी को हम यहाँ पे और एक्सप्लेन करेंगे कि मैनेजमेंट क्या आर्ट है या नहीं है। तो मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा? पहले तो हम देखेंगे कि आर्ट की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद हम आर्ट के फीचर्स देखेंगे और फिर उन फीचर्स को हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से, एंड डेफिनेटली उसके बाद हम कंक्लूड कर पाएंगे कि अगर वो फीचर्स हैं उसमें तो वो आर्ट है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन से पहले आप अपने दिमाग में कोई भी एक आर्ट की इमेज क्रिएट करिए कि एक्चुअली आपके हिसाब से आर्ट क्या है या कौन आर्टिस्ट आपके दिमाग में आते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, है ना, एक्टिंग, टीचिंग इवन इटसेल्फ इज एन आर्ट। तो बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हमारे दिमाग में आती हैं। तो जब हम इन आर्ट्स और आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी आर्ट फॉर्म परफॉर्म करने से पहले उसकी नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके बाद वो अपना आर्ट परफॉर्म करता है और फिर उसके बाद लगातार वो उसमें प्रैक्टिस करता रहता है और उससे धीरे धीरे उसकी आर्ट फॉर्म जो है वो इम्प्रूव होती रहती है। अब एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर्ट की क्या होती है। ये डेफिनेशन बच्चों आप कहीं पर भी नोट कर लीजिए अपने पास। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ existing knowledge to achieve desired results and involves creative practice of existing theoretical knowledge। ठीक है, क्या मतलब कि एक जो स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होती है किस चीज़ की? एग्जिस्टिंग नॉलेज की। पहले तो एक नॉलेज ही होनी चाहिए और उसको एक आर्ट क्या करता है, उसको स्किलफुल और पर्सनल मैनर में उसको अप्लाई करता है। किस लिए? टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और दूसरी चीज़ क्या बताइए कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होती है किसी भी आर्ट फॉर्म की, कि जो ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज है वो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो नॉलेज भी भूल जाएगा। तो उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होती है और क्रिएटिव प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अब ये देख लीजिए कि इस डेफिनेशन में ही मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं फीचर्स ऑफ आर्ट। तो पहला फीचर ऑफ आर्ट जो इस डेफिनेशन के थ्रू आता है वो ये है कि देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। हर आर्ट की कोई ना कोई थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। अगर कोई म्यूजिशियन है तो कोई भी गिटार बजाने से पहले, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से पहले उसके पास उसकी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ये यूज़ किया जाता है। कोई डांसर है, उसको डांसिंग के स्टेप्स पहले उसको सीखने पड़ेंगे। कोई सिंगर है तो उसको सारे गामा पर रूल्स पता करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, वो नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तो किसी भी आर्ट में जो है वो थियोरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर हो गया
कि उसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्ट, लेकिन अपने पर्सनल तरीके से। तो आर्ट का दूसरा फीचर क्या होता है कि उसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन देखने को मिलती है। सेम नॉलेज सभी आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो आर्ट परफॉर्मेंस है वो सेम नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई दिमाग में फेवरेट एक्टर या सिंगर दिमाग में लेकर आएंगे तो रूल्स तो सभी ने सेम पढ़े होते हैं, लेकिन जब वो उसको परफॉर्म करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। कभी भी दो लोगों की, दो आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस सेम नहीं हो सकती और सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं वो डिफर करती हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट डिफरेंट स्किल्स एंड दैट इज वाई व्हाट दे डू इट इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है। तीसरा जो फीचर इसमें आया डेफिनेशन में कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हर आर्ट जो है ना उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। हर आर्टिस्ट को अपने आर्ट में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है, कुछ इनोवेशंस करनी पड़ती हैं, कुछ उसको जो है लगातार प्रैक्टिस करके उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ये जो है वो फीचर ऑफ आर्ट होता है। कोई भी आर्टिस्ट, आप जैसे अभी मैंने कहा कि इमेजिन करिए कि जो कोई आर्टिस्ट, आप कोई एक्टर इमेजिन कर लीजिए, शाहरुख खान, आमिर खान, कोई भी जो भी हो, कि जब आप इमेजिन करिए कि उनकी फर्स्ट मूवी थी वहाँ पे उनकी एक्टिंग कैसी थी और 10 साल बाद जो कोई मूवी आई वहाँ एक्टिंग कैसी है, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा कि किस तरह से उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो गई। तो किसी भी आर्ट पे आप अप्लाई करके देख लीजिए, आप ये देखेंगे कि उसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है और जो लगातार वो प्रैक्टिस करता रहता है और उससे सीखता रहता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंसेस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं तो उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव भी होती रहती हैं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स हैं या नहीं है। मैनेजमेंट के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं। अब अगर पहला फीचर है आर्ट का कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो क्या मैनेजमेंट के लिए, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए क्या कोई थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है? डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉलेज ही तो हम, आई एम शेयरिंग द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट विद यू। व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। पूरे 12th क्लास का सिलेबस ही मैनेजमेंट पे बेस्ड है। उसके बाद स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ मैनेजमेंट की डिग्रीज हैं, BBA MBA। तो डेफिनेटली बिल्कुल ही आराम से हमें ये पता लगता है कि यस, मैनेजमेंट जो है उसकी भी थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देन कम टू द सेकेंड फीचर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो अब जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है मैनेजमेंट की, उसको सारे मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स वो सब चेंज नहीं होते हैं। उन्हीं थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को मैनेजर्स यूज करते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट्स ऑफ एवरी मैनेजमेंट कम आउट टू बी द सेम? नेवर एवर। रिसोर्सेज तो बेटे वही होते हैं, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद भी उसके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। क्यों अलग अलग आते हैं? किसकी वजह से? स्किल्स की वजह से। हर मैनेजमेंट जो है वो उसी नॉलेज को इस्तेमाल करती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन फिर भी because of the difference in the combination of these resources, because of the way they use these resources, the results come out to be the different for every manager. तो इसका मतलब कि जिस तरह से पर्सनल एप्लीकेशन जो है वो किसी भी आर्ट में, हर आर्ट में डिफर करती है सेम नॉलेज के बावजूद भी, उसी तरह से मैनेजमेंट का ये फीचर भी जो है वो आर्ट के साथ मैच होता है कि मैनेजमेंट नॉलेज तो सबके पास सेम होती है, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल सब अलग अलग ढंग से करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट के अलग अलग आते हैं। लास्ट है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो मैंने अभी को बताया कि आर्ट जो है, कोई भी आर्ट जो है वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता रहता है, और आर्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाएगी अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर उसमें वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे तो भी वो आर्ट एक दिन मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मैनेजमेंट जो है
वो रिसोर्स इस्तेमाल, कोई भी नई मैनेजमेंट सोचिए कि वो इस साल ही शुरू हुई है, अब उनके पास नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी जो उन्होंने कभी डील नहीं की, लेकिन वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि वो सॉल्व करने में नाकाम रहें और वो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट से कुछ सीखें, फिर उसके बाद दोबारा से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। धीरे धीरे वो उसमें कुछ एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ले आएँ। जैसे जैसे वो ये सब करते रहेंगे लगातार अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के थ्रू, तो उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती रहेंगी और 3-4 साल 5 साल बाद वो अपनी मैनेजमेंट को ग्रोथ की तरफ ले जाने लगेंगे। तो जिस तरह से एक आर्ट इंप्रूव होता है थ्रू प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इसी तरह से मैनेजरियल स्किल्स भी जो हैं वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से इंप्रूव होती हैं। तो ये फीचर जो है वो भी फिट हो गया बिल्कुल मैनेजमेंट और आर्ट का। जो आर्ट के फीचर्स हैं सारे वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सम अप कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज डेफिनेटली एन आर्ट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं और इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, जैसे हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट में करा था कि पहले हमने देखा था कि आर्ट की डेफिनेशन क्या है, फिर सारे फीचर्स ऑफ आर्ट लिखे थे, फिर उसको कंपेयर किया था मैनेजमेंट से, एंड देन वी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो इसी तरह से मैनेजमेंट एज अ साइंस के लिए पहले हम क्या करेंगे, सब लोग नोट कर लीजिए साइंस की डेफिनेशन। मैंने जानबूझ के डेफिनेशन इस तरह से लिखी है बच्चों, ताकि उसी डेफिनेशन में से आप फीचर्स जो हैं वो अंडरलाइन कर दें साथ साथ। तो साइंस की डेफिनेशन है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ्स। तो साइंस का क्या मतलब है, एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है और उसके कुछ जनरल ट्रुथ्स होते हैं जो उस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उनका कंक्लूजन्स होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि साइंस का एक पहला फीचर हो गया कि साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा फीचर ये हो गया कि ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो गैदर कैसे की जाती है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर और बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर। और तीसरा फीचर हो गया कि साइंस के कुछ जनरल ट्रुथ्स होते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीज फीचर्स। कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब कि समथिंग विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक। कोई पर्सनल ओपिनियन पे कोई चीज़ बेस्ड होती है ना, उसको साइंस नहीं कहते, उसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं कहते हैं। इफ आई से कि अर्थ इज स्क्वायर इन शेप, that is my personal opinion, nobody is going to believe that. Why? Because that is not based on logic. Science is based on logic. The earth is spherical in shape, that has been proved, that has been observed, that has been experimented and that has been verified. तो इसीलिए systematic body of knowledge का मतलब होता है something which is based on logic. दूसरी चीज़, systematic body of knowledge में there are two types of relationship that is found in such type of a knowledge. वो relationship क्या होता है, cause and effect. cause का मतलब होता है reason और effect का मतलब होता है result. तो जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है, से फॉर एग्जाम्पल अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो व्हाट इज द कॉज दैट व्हेन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन द एयर इट विल फॉल डाउन, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, हमेशा आपको साइंटिफिक जो नॉलेज है उसमें कोई ना कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा। दूसरा फीचर है साइंस का कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशंस से डेवलप होती है, डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशंस, और उसको बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट किया जाता है। तीसरा फीचर है कि दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। वो जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं उनको हम कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कहते हैं, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, कहीं पर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो अब ये हो गई साइंस की डेफिनेशन और सारे फीचर्स ऑफ साइंस। अब हमें क्या करना है कि इन सारे फीचर्स को हमें कंपेयर करके देखना है कि क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर, जैसे साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो अगर हम मैनेजमेंट के बारे में सोचें कि इज इट अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और नॉट, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं। अभी जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे वो पूरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी, द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो।
तो जो पहला फीचर है मैनेजमेंट का और साइंस का वो बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद सेकंड फीचर पे आ जाते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और उसको एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट भी किया गया है। तो क्या मैनेजमेंट की नॉलेज भी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और क्या उसको भी एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट किया गया है या नहीं? उसके लिए ये तो ठीक है कि वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और वो भी टेस्ट किए गए हैं जो साइंटिफिक थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं और उनमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का नेचर चेंज नहीं होता। सपोज ये सॉलिड है, कोई लिक्विड है, गैसेस है जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उनके फीचर्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, क्योंकि मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स, तो जो ह्यूमन बींग्स का नेचर है उनके ऊपर ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो उनको हम जो है जब भी कभी टेस्ट करेंगे तो उनके रिजल्ट्स जो होंगे ना वो हमेशा वेरी करेंगे। क्यों वेरी करेंगे? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर द सेम। Management knowledge is based on the experiments and observations on human beings, and the nature of the human beings keeps on changing. आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम जब डिफरेंट ग्रुप्स में बिहेव करते हैं तो हमारा बिहेवियर बदलता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से भी, मूड्स फ्लक्चुएशंस के हिसाब से भी हमारा बिहेवियर बदलता रहता है। तो ह्यूमन बीइंग के नेचर को 100% प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं या ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उनको हम जब प्रिडिक्ट करते हैं या जब उनके रिजल्ट्स देखते हैं तो डेफिनेटली सिचुएशंस के हिसाब से वो वेरी करते रहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट के साथ जो है वो पार्टली मैच करता है। पार्टली इसलिए मैच करता है कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स तो यहाँ भी हैं लेकिन रिजल्ट्स जो है वो अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के सर्टेन जनरल ट्रूथ जिनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो अगेन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो साइंस होती है वो बिल्कुल प्योर साइंस होती है और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी बिल्कुल प्योर होते हैं। जब हम उनको अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्स में हम उन्हें कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने पे उनके रिजल्ट्स भी हमेशा सेम ही होंगे। लेकिन अगेन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो मैनेजमेंट की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यूनिवर्सली अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उनको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। दे नीड टू बी मॉडिफाइड। वाई दे नीड टू बी मॉडिफाइड? अगेन क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है। व्हाट कैन बी द साइकोलॉजी ऑफ पीपल इन इंडिया कैन नॉट बी द साइकोलॉजी ऑफ पीपल इन जापान एंड यूएसए। सेम बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। तो जब ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाएंगे, अगर कोई प्रिंसिपल हम एक इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, कहीं जापान यूएसए में डेवलप कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उन्हें मॉडिफाई करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम एज इट इज अप्लाई कर लेंगे तो वो हमें सेम रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। वी कैन से जो तो थर्ड फीचर है वो भी पार्टली फिट हो रहा है, या हम कह सकते हैं इनफैक्ट फिट ही नहीं हो रहा है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो होते हैं लेकिन उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो जब हम मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं साइंस के फीचर्स के साथ तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ एक फीचर ऐसा है जो पूरी तरह से फिट हो रहा है, बाकी फीचर्स या तो फिट नहीं हो रहे हैं या पार्टली फिट हो रहे हैं। तो हम कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है, या मैनेजमेंट जो है वो इट्स नॉट अ प्योर साइंस, या मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस। सॉफ्ट साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बींग्स। सारे रिसोर्सेज में ह्यूमन बींग हैज अ हार्ट एंड द ब्रेन, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द सॉफ्ट रिसोर्स। तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी हम सॉफ्ट साइंस कहेंगे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड आफ्टर कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विद द साइंस, दैट yes we can say that management is a science but it is inexact, it is not pure and it is a soft science. Now come to the last part of this topic, nature of management. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोफेशन की। एन ऑक्यूपेशन दैट नीड्स स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आई थिंक यू नो, you have already done in class 11 what is profession, and we have taken an example of so many professions like doctors, lawyers, chartered accountants, teachers. तो जब हम इन सारे प्रोफेशंस के बारे में सोचते हैं what comes to our mind
कि इनमें क्या कॉमन फीचर्स होते हैं कि हर प्रोफेशन जो है, पहला फीचर होता है कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से पहले हमें उसकी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है एक प्रोफेशनल को, और उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए उसको कोई एग्ज़ाम या डिग्री लेनी पड़ती है। हर एक के लिए डिग्री होती है, लॉयर्स के लिए होती है, टीचर्स के लिए होती है। तो उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब कि उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से पहले एक रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन उस एग्ज़ाम और डिग्री की है। उस एग्ज़ाम और डिग्री के बिना कोई भी प्रोफेशनल कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, और जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं उनका काम क्या होता है कि उस प्रोफेशन को गाइड करना, उस प्रोफेशन को मॉनिटर करना। तो हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। तो हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। हर प्रोफेशन में यूनिफॉर्म और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स ऑफ बिहेवियर। तो जो उनके बिहेवियर नॉर्म्स होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस, और वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली वो एप्लीकेबल होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विस मोटिव जो है किसी भी प्रोफेशन का प्राइमरी मोटिव होता है, क्योंकि प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस करता है प्रोफेशन, वो प्रॉफिट अर्न तो उसका हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन मोटिव जो है वो सर्विस टू द सोसाइटी होता है, वो प्राइमरी मोटिव होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या नहीं। पहला फीचर कंपेयर करते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो येस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हम हर एक में ही देख चुके हैं, आर्ट में भी साइंस में भी। फिर दूसरा फीचर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि जिस तरह से प्रोफेशन के लिए कोई डिग्री एग्जाम पास करना ज़रूरी है, तो ये फीचर यहाँ पे फिट नहीं होता मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में नो एग्ज़ाम और डिग्री इज़ मस्ट। प्रोफेशनल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट की भी है, देयर इज़ एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। मतलब हर एक मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो उस एसोसिएशन का मेंबर बने। लास्ट में सर्विस मोटिव, जो यहाँ पे हम प्राइमरी मोटिव देखते हैं, तो प्रोफेशन में जो सर्विस मोटिव है वो प्राइमरी है, लेकिन मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव जो है वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से कंपेयर करके व्हाट कैन वी कंक्लूड, व्हाट कैन वी सम अप, कि हम ये सम अप कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि वो डेवलप हो रहा है एज अ प्रोफेशन। और इसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि इट इज़ इन द इन्फेंसी स्टेज ऑफ अ प्रोफेशन। जैसे इन्फेंट होता है ना, चाइल्ड, बच्चा, तो ये माना जाता है कि ये प्रोफेशनल स्टेज की इन्फेंसी स्टेज पे, जैसे बच्चे की स्टेज होती है और उसमें ग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ साल बाद जो प्रोफेशन फुल फ्लेज प्रोफेशन बन जाए, लेकिन अभी वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको 4 पॉइंट्स में पूरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अब सम अप करना चाहती हूँ। पहली लाइन होगी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मतलब वो पूरी तरह से 100% आर्ट है। दूसरी लाइन हम लिखेंगे मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट एंड सॉफ्ट साइंस। तीसरी लाइन हम लिखेंगे इन दोनों को मिलाकर मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, चाहे वो सॉफ्ट साइंस है लेकिन वो साइंस है। और बोथ आर्ट एंड साइंस में आपको इनका रिलेशनशिप ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले साइंस का मतलब होता है द बॉडी ऑफ नॉलेज, और जब उस बॉडी ऑफ नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है आर्ट। तो मैनेजमेंट साइंस का होना ज़रूरी है टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट आर्ट, और मैनेजमेंट आर्ट का होना ज़रूरी है टू गिव मीनिंग टू द मैनेजमेंट साइंस। और लास्ट जो हमने अभी देखा कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। तो इन 4 लाइनों से हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट को सम अप कर सकते हैं। सो आई होप विद दिस आई हैव
told you everything about the nature of management. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बल्कि रियल लाइफ में भी आपके बहुत काम में आने वाला कॉन्सेप्ट है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी होंगी या फ्यूचर में आएंगी, जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस पता लगेगी और किस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम को किया जाता है ये आपको समझ में आएगा। खास तौर से जो बच्चे जो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूजिक टीम के मेंबर हैं या कोई म्यूजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको तो बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आती होगी कि जब आप ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं तो किस तरह से अलग अलग टीम मेंबर्स अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं और उसके बाद उनको सिंक्रोनाइज मैनर में एक फाइनल आउटकम, एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देनी होती है। इसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें एक टीम का हर एक प्लेयर जो है वो इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि कलेक्टिवली एज अ टीम परफॉर्म करता है। और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हमेशा दिया जाता है वो है डब्बावालाज ऑफ मुंबई। एक इतनी बड़ी टीम है जो कि मुंबई में खाना पहुंचाने का काम करते हैं ऑफिसेज में, और किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में वो अपने काम को बांटते हैं कि कौन जो है वो टिफिन्स कलेक्ट करेगा, कौन रेलवे स्टेशन पे पहुंचाएगा, कौन जो है उन टिफिन्स को अकंपनी करेगा, उन ट्रेन्स में बैठकर डेस्टिनेशंस तक ले जाने का काम करेगा, और कौन वहां पर रेलवे स्टेशन से पिकअप करके ऑफिसेस तक पहुंचाएगा। और इतने सिंक्रोनाइज मैनर में वो काम करते हैं कि आज तक कभी कोई डिले की रिपोर्ट ही नहीं मिली है, चाहे कोई भी तरह की सर्कमस्टांसेस हो, किसी भी तरह का मौसम हो, उनका काम हमेशा चलता रहता है। इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिंक्रोनाइज्ड उनकी टीम है। तो बच्चों, जिस तरह के वर्ड्स इन एग्जाम्पल्स में मैंने यूज करे, सिंक्रोनाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स, यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉमन गोल, बाइंडिंग फोर्स, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिससे हमें कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। यहाँ पर बच्चों मैंने 2-3 डेफिनेशंस लिख रखी हैं जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस है कोऑर्डिनेशन की। नंबर 1, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बच्चों, ये तो आप सबको पता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वो डिपार्टमेंट्स क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, तो अगर हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम अलग अलग करने लगेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अपने काम को अचीव नहीं कर पाएगी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बैठाना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बैठाकर काम करे, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। बहुत ही बेसिक वर्ड है जो कोऑर्डिनेशन को हाईलाइट करता है या कोऑर्डिनेशन के बारे में बताता है, वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। दूसरी डेफिनेशन देखिए बच्चों, the force that binds all the other functions of management। और जब हमने फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़े थे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जब एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो हमने ये क्लियरली पढ़ा है कि इट्स नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज अ फंक्शन दैट गिव्स मीनिंग टू द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक थ्रेड होता है बिल्कुल गार्लैंड में कि जिसमें सारे फंक्शंस को पिरोकर एक सुंदर गार्लैंड बना दिया जाता है, तो वो जो धागा होता है ना जिससे गार्लैंड बनाया जाता है, वो धागा होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है। तो अनदर कीवर्ड जो हमारे सामने आया कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड वो क्या है? बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इट इज अ बाइंडिंग फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैकफर्लैंड की डेफिनेशन है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and serves unity of action in the pursuit of common purpose।
या जो सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं या आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, तो उससे जो कीवर्ड्स निकल कर आते हैं कोऑर्डिनेशन के, वो क्या है? इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटी, दिस एन इंटीग्रेशन एक्टिविटी, इज अ बैलेंसिंग एक्टिविटी, टाइमिंग, देन बाइंडिंग फोर्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, या फिर असेंस, असेंस कहते हैं किसी चीज के सार को। टीम वर्क की जहां पर भी बात होती है, जहां पर भी यूनिटी ऑफ एक्शन अचीव किया जाता है, जहां पर भी कॉमन गोल्स की बात होती है, तो ये सारे कीवर्ड्स कोऑर्डिनेशन के नेचर को भी हाईलाइट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेक्चर बना चुकी हूं, अगर आपको डिटेल में कोऑर्डिनेशन के बारे में जानना है आप वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए। उसमें कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन के सारे फीचर्स और कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है।